नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की विस्फोटक स्थिति देखते हुए ही मिल रही है और बीते 2 दिन में ही दैनिक संक्रमण के मामले 2 गुना तक बढ़ गए हैं। वहीं पिछले 1 दिन में ही कोरोना के नए मरीज में 37% तक की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। इनके अलावा संक्रमण दर की लंबे समय के बाद ही अब 2.44% दर्ज की गई है, जो महामारी के प्रसार की ओर इशारा भी कर रही है। शुक्रवार को ही स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पिछले 1 दिन में 1796 लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं और इस दौरान 467 मरीजों की छुट्टी भी मिली है। राहत की बात यह है कि संक्रमण में किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है और विभाग के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि 1 दिन में कई सैंपल जो हैं वो जांच में भेजे गए थे और जिसमें 2.44% सैंपल कोरोना संक्रमित मिले हैं। और इससे ठीक 1 दिन पहले ही दिल्ली में 1313 लोग संक्रमित मिले थे और उस दौरान भी संक्रमण दर 1.78% थी। और वहीं बुधवार को 1 दिन में ही 923 लोग संक्रमित मिले थे और संक्रमण दर 1.29% थी। विभाग के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि पिछले 1 दिन में ही कोरोना के नए मामलों में 483 की बढ़ोतरी हुई है। बच्चों के वैक्सीनेशन के मामले में बिहार देश का दूसरा स्टेट है जहां सबसे ज्यादा 15 से 18 साल के बच्चे हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 1,40,14,000 बच्चे वैक्सीनेशन की कतार में हैं, जबकि दूसरे नंबर पर बिहार में 83,46,000 बच्चे हैं और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। देश के कुल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 15 से 18 साल के एज ग्रुप वाले कुल 7,40,57,000 बच्चों का 3 जनवरी से वैक्सीनेशन होगा और पहली डोज के 28 दिन बाद उन्हें दूसरी डोज देने का भी प्लान तैयार है। और बिहार में ही 15 से 18 साल के बच्चों की संख्या अधिक है और इस कारण से ही बिहार में 3 जनवरी से होने वाले वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी तैयारी भी की जा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर स्कूलों में सेंटर बनाने को लेकर काम भी चल रहा है। और आपको बता दें कि वैक्सीनेटरों को भी परीक्षा दी जा रही है और उसको भी तेज कर दिया गया है, ताकि बुधवार शाम स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी जिलों के परीक्षण पदाधिकारियों के साथ ही बैठक की है और इसमें बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर भी 60 साल से ऊपर वाले के प्रिकॉशन डोज देने का भी मंथन किया गया है। पटना में 4.30 लाख से अधिक बच्चे हैं और राजधानी में जो तैयारियां चल रही हैं उसके मुताबिक 2 दिन में ही पूरी टीम और सेंटर का चयन कर लिया जाएगा और इसमें तैयारी चल रही है कि सामान्य लोगों का वैक्सीनेशन बच्चों से अलग किया जाए। इसके लिए पटना में बैठकों का दौर भी काफी तेजी से चल रहा है और वैक्सीन का स्टॉक कराने के साथ ही वैक्सीनेटरों को ट्रेंड करने का भी काम किया जा रहा है। और 3 जनवरी से देश में महाअभियान चलाया जाएगा और इसके लिए वैक्सीनेटर को भी और वेरीफायर तैयार किए जा रहे हैं। हर सेंटर पर कतार में बच्चों को लगाया जाएगा और इसके बाद वैक्सीनेशन किया जाएगा। हर सेंटर पर 2-2 वेरीफायर और 2-2 वैक्सीनेटर को लगाया जाएगा। पटना का जिला परीक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसपी विनायक ने कहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर ट्रेनिंग कराई जा रही है और 2 दिन में ही सेंटर से लेकर हेल्थ वर्करों का पूरा डेटा भी तैयार कर लिया जाएगा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार 3 जनवरी से वैक्सीनेशन कराया जाएगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 59 नए संक्रमित मरीज मिले हैं और वहीं आपको बता दें कि किसी मरीज की मौत नहीं हुई है, ऐसी भी खबर सामने आई है। गुरुवार को कुल 16 मरीजों ने ही कोरोना से जंग जीती है और अब प्रदेश में ही 255 एक्टिव केस हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक गुरुवार को ही सामने आए नए मामलों में ही देहरादून में सर्वाधिक 25, नैनीताल में 12, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में 2, हरिद्वार में 7, चमोली और उत्तरकाशी में 1, उधम सिंह नगर जिले में 9 मामले शामिल हैं। अब तक आपको बता दें कि प्रदेश में ही कई लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और यही आपको बता देते हैं कि 2020 से भारत में शुरू हुई कोविड महामारी के बाद देश भर में लॉकडाउन के दौरान निर्माण, यातायात, फैक्ट्री, मिलों में काम आदि के लगभग बंद रहने के चलते अधिकांश हिस्सों में वायु प्रदूषण में भी कमी आई थी। लेकिन नैनीताल में मौजूद आर्यभट्ट शोध और प्रेक्षण विज्ञान संस्थान के शोध अध्ययन में ही अब तक की धारणा के बिल्कुल उलट
जो है बताया गया है। और उत्तर भारत में इस अवधि के ही वायु प्रदूषण में खासी वृद्धि हुई थी। सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों और डाटा के विश्लेषण में से ही वैज्ञानिक ने यह निष्कर्ष निकाला है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की ओर से आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म पर काम करने की योजना बना रहे हैं और इसीलिए हम विभागों से अगले 10 साल प्लान बनवा रहे हैं। सीएम धामी ने होम स्टे योजना को सराहते हुए कहा कि आज 8000 लोग होम स्टे योजना से रोजगार सृजन कर रहे हैं और नाबार्ड की ओर से एक होटल में स्टेट क्रेडिट कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान ही ग्रामीण सीएम धामी ने ही आपको बता दें कि विकास के उत्सुक कार्य करने वाले अधिकारियों को भी सम्मानित किया है और सीएम ने कहा है कि सरकार विभाग और नाबार्ड जनहित में ही अपनी अपनी योजनाएं ला रहे हैं। परियोजनाएं लागू करना हमारा लक्ष्य नहीं है, इन योजनाओं का जनता को पहुंचाने का भी हमारा लक्ष्य है। इसमें बैंकों को अहम भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि अगर हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया तो 2031 में ही उत्तराखंड देश का नंबर 1 राज्य होगा। यूपी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा चुनावी दांव चल रही है। आपको बता दें कि यूपी में ही पहली बार नगर निगमों के महापौरों को ही 25,000 और पालिका परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्षों को 20,000 रुपए मानदेय या भत्ते के रूप में देने की तैयारी हो रही है और इसके साथ ही नगर निगम के पार्षदों का भत्ता 2,000 और नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के पार्षदों का भत्ता 1,500 रुपए प्रति बैठक देने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि नगर निकास विभाग के ही लिए प्रस्ताव का प्रारूप जो है वो तैयार कर लिया गया है और उच्च स्तर पर मंजूरी के बाद ही इसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा। वाराणसी में ही हाल ही में मेयर काउंसिल की बैठक हुई थी और इसमें देश भर के मेयर शामिल हुए थे और बैठक में उत्तर प्रदेश के मेयर ने मानदेय या फिर भत्ता देने की मांग की थी और सूत्रों का कहना है कि इसके आधार पर ही नगर निकास विभाग ने ही मानदेय और भत्ता देने संबंधी प्रस्ताव का प्रारूप जो है वो तैयार कर लिया था और नगर निगम और पालिका परिषद अधिनियम में भी दी गई व्यवस्था के अनुसार बैठक के हिसाब से भत्ता देने की व्यवस्था है। लेकिन अधिकतर निकायों में ये नहीं किया जा रहा और कुछ में स्थानीय स्तर पर इसकी व्यवस्था पर नाम मात्र 300 से 500 रुपए के बीच भत्ता दिया जा रहा है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है। अब झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन अब वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन करने की मंजूरी देने के बाद ही लोक निर्माण विभाग ने अपनी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने कुछ महीने पहले केंद्र सरकार को झांसी रेलवे स्टेशन का नामकरण वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर करने के प्रस्ताव भेजा था और गौरतलब है कि यूपी में ही इससे पहले मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया गया था। इलाहाबाद शहर का नाम प्रयागराज किया गया और जबकि फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया। अब झांसी रेलवे स्टेशन का नाम भी बदलकर अलग कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसको लेकर भी रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी भी कहा जाता है और ऐसे में उनके नाम से ही रेलवे स्टेशन का नाम होना एक बड़े प्रतीक की तौर पर ही देखा जा रहा है। राजस्थान के अजमेर जिले में ही बढ़ रहे साइबर क्राइम को लेकर बैंक और पुलिस आम जनता को जागरूक करने का काम कर रही है। पुलिस लाइन में ही सेमिनार आयोजित की गई और जिसमें पुलिस कर्मियों को साइबर क्राइम की जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। इस दौरान ही मुंह बंद रखो अभियान की भी शुरुआत की गई। इस अभियान के माध्यम से ही आम जनता को जागरूक किया जाएगा और अजमेर के पुलिस लाइन में ही प्राइवेट बैंक प्रबंधन द्वारा ही सेमिनार आयोजित करवाई गई, जिसमें पुलिस कर्मियों को साइबर क्राइम को लेकर जागरूक किया गया और इसमें आपको बता दें कि आम जनता को इसे लेकर जागरूक करने की ही तैयारी चल रही है और सेमिनार में ही अजमेर एसपी विकास शर्मा ने साथ ही जिले के अलग अलग स्थानों से ही पहुंचने पुलिसकर्मी मौजूद रहे, जिन्हें बैंक प्रबंधन द्वारा
कई जानकारियां भी दी गई और किस तरह से फ्रॉड होने पर बैंक से कैसे संपर्क किया जा सकता है। और एसपी विकास शर्मा ने बताया कि देश में अब डिजिटल की ओर आगे बढ़ रहा है और ऐसे में अब साइबर क्राइम की लगातार देखा जा रहा है और जिसकी रोकथाम को लेकर बैंकों द्वारा आम जनता को जागरूक करने के साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। लेकिन कई स्थानों पर लोग फिर भी अपनी मनमानी की कमाई से ही गुमराह होकर अपनी कमाई लौटा देते हैं। ऐसे में आम जनता इससे जागरूक हो, इसके लिए अलग अलग स्थानों पर बैंक प्रबंधन और पुलिस की ओर से सेमिनार भी आयोजित किया जा रहा है और जिससे कि साइबर क्राइम को रोका जा सके। आपको बता दें कि एचडीएफसी बैंक द्वारा सभी ग्राहकों को ऑनलाइन जानकारी देने के लिए मुंह बंद रखने का संदेश दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि मुंह बंद रखो अभियान का पोस्टर लोगो बनाकर सभी को जागरूक किया जा रहा है और बैंक प्रबंधन का कहना है कि बैंक किसी भी तरह की जानकारी मोबाइल फोन या फिर अन्य माध्यम से नहीं देता, लेकिन इसके बावजूद भी बदमाश ऑनलाइन जानकारी मांगते हैं और उन्हें ग्राहकों द्वारा भी दिया जाता है, जिसके चलते उनका पेमेंट उनके अकाउंट से निकल जाता है। ऐसे में इन सभी जानकारियों को लेकर मुंह बंद रखने की आवश्यकता है और इसी अभियान को चलाया जा रहा है।